आज की कहानी है बेटा बहू से भरे दिनेश और सुधा का कैसा था परिवार। सुबह की लालिमा नंदिनी का चेहरा भिगो रही थी, पर नंदिनी के चेहरे पर अभी भी आलस की अंगड़ाई अपनी बाहें फैलाए बैठी थी। तभी नंदिनी को अपने बालों पर जय की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। 6 वर्षों से जय के प्रेम का सानिध्य पाकर नंदिनी के जीवन में अलग ही चमक आ गई थी। उसने अपने पति जय की तरफ करवट ली और एक मुस्कान अपने अधरों पर फैला ली। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान, जय ने नंदिनी के चेहरे को चूमते हुए कहा। सेम टू यू माई डियर। प्रेम का प्रस्ताव पाते ही नंदिनी जय के समीप चली गई। तो आज क्या प्रोग्राम है आपका? जय ने नंदिनी को अपनी बाहों में कसते हुए पूछा। प्रोग्राम तो तुमको तय करना है, आज तो मुझे बस सजना और संवरना है, नंदिनी ने जय को देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। तुम शादी के 6 वर्षों बाद भी नहीं बदली हो, आज भी उतनी ही खूबसूरत। और जय ने शरारती लहजे में नंदिनी को देखते हुए कहा। वह जानता था नंदिनी आज भी उतने ही जतन से सजा करती है जितने जतन से वह शादी के बाद सजती थी। अजय उसकी खूबसूरती और सादगी का दीवाना था। ऑस्ट्रेलिया में दोनों मिले थे। जय अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मेलबर्न गया था। अजनबी देश में एकमात्र सहारा जय का दोस्त सुनील था, जो वहां अपने रिश्तेदार के साथ रह रहा था। सुनील के रिश्तेदार की बेटी नंदिनी थी। नंदिनी और जय की पहली ही मुलाकात दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। लेकिन जैसे जैसे समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया, नंदिनी और जय के बीच प्रेम का अटूट बंधन बनता गया। और शादी के 6 वर्षों में भी दोनों में वही प्रेम बरकरार था। लेकिन आज 6 साल सुनते ही नंदिनी जय की बाहों से अपने आप को मुक्त करवाकर बैठ गई। 6 साल, उसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। जी 6 साल। नंदिनी, सच तुम्हारे साथ ये 6 साल कैसे बीते मुझे पता ही न चला, जय ने नंदिनी को बाहों में भरते हुए कहा, जैसे वह भी नंदिनी से ऐसे ही उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस बार नंदिनी ज़्यादा असहज हो गई थी। वह जय की बाहों से निकलकर बेड से नीचे उतर गई थी। क्या हुआ नंदू, कोई बात हो गई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। बस, नंदिनी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, उसके चेहरे पर एक उदास की छाया सी आ गई। ओह, मैं समझ गया, जय ने नंदिनी के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। देखो नंदू, वह मेरी माँ है, मैं उसकी इकलौती संतान हूँ। माँ और पापा ने मुझे बहुत संघर्ष से पाला है, मैं उनकी उम्मीद हूँ। पहले तो मैं उनकी मर्जी के खिलाफ विदेश गया, फिर तुमसे शादी की। उसके बाद परिवार ना बढ़ाकर तुम्हारे करियर के फैसले में साथ दिया। अचानक से मैंने सब काम खास तौर से अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर किए हैं। ऐसे में माँ को धक्का लगना लाजमी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने कुछ सोच रखा है। तुमने सोच रखा है? क्या कहना चाहते हो तुम? प्लीज साफ साफ कहो ना, नंदिनी ने छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए जय से कहा। माँ हर बार तुमसे बच्चे के लिए कहती है, इसलिए मैंने बच्चे के लिए सोच लिया है। बच्चे के लिए सोच लिया है मतलब? जय, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ही तो हो जो मेरी सारी प्रॉब्लम समझते हो। वैसे भी कौन माँ बनना नहीं चाहता। लेकिन न जाने मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। जो इलाज चल भी रहा था वह इस लॉकडाउन के चलते बंद हो गया। नंदिनी की आवाज़ में भारीपन आने लगा था। रही बात माँ की, तो तुम्हें पता ही है कि वे मुझसे अभी तक कटी कटी सी रहती हैं और हर साल एनिवर्सरी के दिन उनका एक ही सवाल होता है। ऐसे में मेरा मन बात करने को नहीं करता है। और नंदिनी की आंखों में दुख का सैलाब तैरने लगा था। जय नंदिनी की हालत समझता था, इसलिए उसने उसे प्यार से पकड़कर कमरे के कोने में करीने से सजी कुर्सी पर बैठा दिया और धीरे से नंदिनी को सहलाने लगा। वह जानता था नंदिनी और माँ के बीच एक खाई है जिसे भरना मुश्किल है,
लेकिन वह यह भी जानता था कि यह नामुमकिन नहीं है। मेलबर्न में उसने नंदिनी से शादी करने का सपना तो देख लिया था, पर इस सपने को पूरा करने में जो मुश्किलें आने वाली थी उनसे जय अनजान नहीं था। एक दिन जब हिम्मत करके जय ने अपने माता पिता को अपने और नंदिनी के बारे में बता दिया, तब जय के पिता दिनेश ने तो खुले हाथों से नंदिनी को स्वीकार किया। पर जय की माँ सुधा ने आसमान सिर पर उठा लिया था। आखिर उनकी इकलौती औलाद उनके संस्कारों के खिलाफ कैसे जा सकती थी। एक गैर जातीय लड़की को वे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने जय को काफ़ी उल्हाने दिए। जय लगभग टूट गया था। उसके सामने सारे दरवाजे बंद हो रहे थे। नंदिनी के साथ वह अपने भविष्य के सपने देखने लगा था। इतना आगे आ जाने के बाद वह अब पीछे नहीं हट सकता था। इस कश्मकश की घड़ी में अगर किसी ने उसका साथ दिया था तो वे थे जय के पिता दिनेश, जिन्होंने संकट मोचक की तरह जय को एक सुझाव दिया कि पढ़ाई खत्म होते ही जय भारत में ही अपनी नौकरी करे और नंदिनी को विदा करवाकर भारत ले आए। उसके बाद वे सब संभाल लेंगे। जय के पिता जानते थे कि यह सब करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जय की माँ पहले से ही जय की गैर जातीय पसंद से सख्त नाराज थी। जैसा जय के पिता ने सोचा था वैसा ही हुआ। जय के भारत लौटने की खुशी सुधा को जहाँ राहत पहुँचा रही थी, वहीं नंदिनी से विवाह का समाचार सुधा के लिए गहरा आघात साबित हुआ था। इस समाचार को पाकर वे अपने आप को संभाल न पाईं और उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि जैसे ही सुधा ने जय को अपनी आंखों के सामने देखा, उनका मन पिघल गया। पर अपने बेटे के साथ नंदिनी को देखकर सुधा को अपना बेटा उनसे छिन जाने का एहसास हुआ। माँ और बेटे के बीच में शायद नंदिनी अनजाने ही आ गई थी, और यही उस बेचारी का दोष था, जिसके लिए सुधा जी ने उसे शादी के 6 साल बाद भी माफ़ नहीं किया था। जय अपनी माँ और नंदिनी के जज्बातों को समझता था, इसलिए ज़िंदगी में कड़वाहट ना हो उसने अलग रहने का फैसला किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि माँ की नाराज़गी नंदिनी के प्रति कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। बेचारी नंदिनी असहाय सी महसूस करने लगी थी। वह हर कोशिश करती कि उसकी सास सुधा उसे अपना ले, पर हर बार वह नाकामयाब हो जाती थी। लेकिन जय के पिता दिनेश जी का संपर्क बच्चों के साथ लगातार बना रहा। वहीं सुधा ने 1 साल तक नंदिनी से बात नहीं की और ना ही उसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब नंदिनी और सुधा जी का आमना सामना हुआ, पर नंदिनी ने हमेशा अपने आप को असहज ही महसूस किया। समय चंचल हिरन की भांति दौड़ने लगा था। जय और नंदिनी की शादी को 2 साल बीत गए थे। सुधा ने बेटे को तो अपना लिया था, पर नंदिनी के लिए आज भी वह अपनी बाहें नहीं फैला पाई थी। कहते हैं समय घावों को भर देता है, पर नंदिनी के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। वह सपनों से भरी अल्हड़ सी लड़की जो मेलबर्न से भारत चली आई थी, जय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। जय ने नंदिनी की तनाव से भरी जिंदगी को दूर करने का फैसला लिया और नंदिनी को जॉब करने के लिए प्रोत्साहित किया। नंदिनी जय के इस फैसले से फूली नहीं समा रही थी। उसे पहली बार तपिश में ठंडी फुहार का अनुभव हुआ। जय को अपने जीवन साथी के रूप में चुनकर उसको गर्व महसूस हो रहा था। उसने जय को निराश नहीं किया। जॉब लगते ही नंदिनी की मेहनत रंग लाई और वह उन्नति के शिखर पर चढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद दोनों की खुशियों को फिर से नज़र लगने वाली थी। जय और नंदिनी की शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। हालांकि सुधा का गुस्सा और नाराज़गी अभी भी शांत नहीं हुई, लेकिन बेटे को तो अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोनों परिवार महीने में एक बार आपस में मिलकर अच्छा समय बिताने की कोशिश करने लगे। सब कुछ ठीक रहता, पर नंदिनी कहीं ना कहीं अजनबी जैसा महसूस करती थी। और एक दिन फिर से एक ज़लज़ला नंदिनी और जय के जीवन में आ गया। दिनेश जी और सुधा की एनिवर्सरी का दिन था। दोनों परिवार एक साथ बैठे हुए थे। तभी सुधा ने जय के सामने एक इच्छा रख दी, जिसे सुनकर जय और नंदिनी फिर से दोराहे पर खड़े हो गए।
जय, तुमने जो चाहा हमने उसे स्वीकार किया, पर कम से कम तुम एक इच्छा तो हमारी पूरी कर दो। सुधा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। माँ, कैसी बातें करती हैं आप। आपने और पापा ने जो मेरे लिए किया है, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आप हुक्म करें, आपकी क्या इच्छा है। मैं और नंदिनी उसे ज़रूर पूरी करेंगे। देखो, समय का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। तुम्हारे साथ के सभी दोस्तों के घर में रौनक हो गई है। मैं भी चाहती हूँ कि अगले साल तक तुम दोनों भी 2 से 3 हो जाओ। कम से कम मेरे जो अरमान तुम्हारी शादी के लिए थे, वे पोते का मुंह देखकर पूरा हो सके। सुधा ने तिरछी निगाह से नंदिनी को देखते हुए जय से कहा। जय और नंदिनी के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया था। ऐसा नहीं था कि वे दोनों बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह से नंदिनी अपने कैरियर के सफ़र में आगे बढ़ रही थी, जय और नंदिनी ने फैसला किया था कि अभी वे 2 साल और इंतज़ार करेंगे। लेकिन सुधा की यह ख्वाहिश सुनकर फिर से जय उसी दोराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां से वह चला था। जय की समझ में नहीं आ रहा था कि वह माँ से क्या कहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से माँ ने नंदिनी को स्वीकारोक्ति दी थी। यह अलग बात थी कि इसमें नाराज़गी का पुट हमेशा से ही विद्यमान रहा था। अब अगर वह माँ को अपना फैसला सुनाता है तो कहीं पहले जैसी स्थिति न हो जाए। जय के चेहरे पर आए तनाव को दिनेश जी ने बखूबी पढ़ लिया था। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और नंदिनी इस फैसले के लिए स्वतंत्र हो। दिनेश जी का यह कहना जय की माँ सुधा को अपना अपमान लगा और वह झटके के साथ उठकर अपने कमरे के भीतर चली गई। एक खुशनुमा माहौल फिर से उदासी के दामन में सिमट गया। अब यह इच्छा हर साल जय को सताने लगी थी, क्योंकि माँ जब भी फ़ोन पर बात करती अपनी इस इच्छा को ज़रूर जताती थी। और हर साल पूछा जाने वाला यह सवाल जय और नंदिनी को दंश के समान पीड़ा पहुंचाने लगा था। हालांकि इस दौरान नंदिनी ने इलाज भी शुरू कर दिया था। वह सुधा जी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। नंदिनी को कुछ गायनिक कॉम्प्लिकेशन थे जिनका पहले इलाज होना था, फिर आगे की प्रक्रिया हो सकती थी। दोनों इसी आस से इलाज करवा रहे थे कि उन्हें जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी, पर अचानक से कोरोना का कहर आ गया और सब कुछ बंद हो गया। जय ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, नंदू, कल पापा से बात हुई थी, तब हम दोनों ने एक समाधान निकाला है। प्लीज़ पूरी बात बताइए कि आप दोनों के बीच क्या बात हुई और क्या समाधान निकाला है। नंदू, पापा एक संस्था के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में सूचना आ जाती है जिन्होंने अपने माता पिता कोरोना में खो दिए हैं और अब कोई भी रिश्तेदार उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहीं एडॉप्शन की बात तो नहीं कर रहे हो? नंदिनी कहते कहते लगभग खड़ी हो गई। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, पापा और मैंने यही सोचा है। इसमें गलत क्या है? नहीं जय, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी खाली पड़ी दुनिया को रंगों और किलकारियों से भरने का। लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि माँ ने मुझे ही अब तक नहीं अपनाया है, तो फिर किसी के बच्चे को कैसे स्वीकार करेंगी? उसकी तुम चिंता मत करो। मैंने कल पापा से बात की है। अब लॉकडाउन में मिलने वाली छूट के समय वे माँ को लेकर आ रहे हैं, तब सब साथ में ही बात करेंगे। ओ जय, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम दोनों ने जो सोचा है मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ, पर माँ, कहते कहते नंदिनी चुप हो गई। माय डियर, माना कि मेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालात की है, लेकिन तुम भूल रही हो कि वे भी एक माँ हैं। जब तुम्हारी पीड़ा को उनके आगे रखूँगा तो वे ज़रूर समझ जाएंगी। और वैसे भी मैंने अपने संकट मोचक से बात कर ली है। इस बार तो माँ को मानना ही होगा। संकट मोचक कौन? नंदिनी ने आश्चर्य से जय को देखते हुए कहा। आखिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जय के दिमाग में क्या चल रहा है। वह तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा। तब तक क्यों न हम दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लें। कहते हुए जय ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। नंदिनी की खिलखिलाहट से घर
गूंजने लगा। दिन का समय हो आया था। सूरज अपनी तपिश की किरणों से धरती को गर्मी दे रहा था। नंदिनी शिद्दत के साथ अपने सास ससुर के पसंदीदा खाने को बनाने में लगी हुई थी। तभी डोरबेल बजी। जय तेजी से दरवाजे की ओर लपका था। दरवाज़ा खुलते ही सुधा और दिनेश ने जय को देखा और उनके चेहरे पर ममत्व से भरी मुस्कान फैल गई। दोनों ने जय को बधाई दी और गले से लगा लिया। सुधा घर के अंदर आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। दिनेश जी नंदिनी को ढूंढते हुए किचन में चले गए और उसको पैसों का लिफाफा पकड़ाते हुए बोले, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दोनों की ओर से यह छोटी सी भेंट है, तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। हाँ, जय की चिंता मत करना, उसको उसकी माँ ने दे दिया है। ससुर और बहू के मुख पर हल्की सी हंसी तैर गई। नंदिनी ने ससुर को पानी का ग्लास दिया और साथ ही साथ उनके पैरों को भी स्पर्श कर लिया। दिनेश जी ने भी अपनी बहू के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया। फिर वे ड्राइंग रूम में सुधा के समीप आकर सोफे पर बैठ गए। सुधा के चेहरे पर अब भी नंदिनी को लेकर एक तनाव बना हुआ था। उस तनाव को सभी महसूस कर रहे थे। नंदिनी ने सुधा को भी पानी दिया और उसके चरण स्पर्श किए, पर सुधा ने ठीक है कहकर अपनी नाराजगी फिर से दिखा दी थी। जय मौके की नज़ाकत को भांप गया था। उसने नंदिनी को जल्दी से खाना लगाने का इशारा कर दिया था। डाइनिंग टेबल पर सब कुछ अपनी मनपसंद का बना देख सुधा कुछ कह नहीं पाई। हाँ, दिनेश जी ने अपनी बहू के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ की। सुधा चुप ही रही। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में आ गए। नंदिनी ने सभी को आइसक्रीम सर्व की और अपने आइसक्रीम का बाउल लेकर सबके साथ बैठ गई। सुधा शायद इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने जय से पूछ ही लिया, मुझे कब तक इंतज़ार करना होगा? जय तो इसी मौके की तलाश कर रहा था। उसने अपने पापा दिनेश जी की ओर देखा और कहा, माँ, पापा ने एक सुझाव दिया है। मैं और नंदिनी बिल्कुल तैयार हैं। बस अगर आपकी हाँ हो जाए तो अगले 15 दिनों में ही मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सुधा को लगा शायद उनके बेटे जय का दिमाग खराब हो गया है। भला 15 दिन में कोई कैसे माता पिता बन सकता है? जय, पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो? 15 दिनों में भला कौन माँ बाप बन सकता है? सुनो, मैं इस तरह का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुधा ने अपने तीखे लहजे से अपनी बात कही और जय को चेतावनी भी दे दी कि वे अब उसकी एक नहीं सुनेंगी। तभी दिनेश जी ने कहा, सुधा, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि शादी को 6 साल होने को आ गए हैं, पर अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? जय और उसके दोस्त नीरज की शादी एक साथ हुई थी। नीरज 2 बच्चों का पापा बन गया है और हमारा जय अभी तक माना कि शादी के कुछ साल एंजॉय में बीत गए, पर उसके बाद तो नंदिनी की ही लापरवाही रही ना। मैंने कितना कहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं इलाज करवा देती हूँ, पर हर बार जय कहता था कि माँ, नंदिनी का डॉक्टर घर के पास ही है, उसको वहीं दिखाने में सुविधा होगी। फिर ले देकर इस कोरोना काल ने कसर पूरी कर दी। 1 साल से इलाज वहीं का वहीं रह गया और अब यह दूसरा साल भी ऐसे ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है सुधा, वे दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे पर नाकामयाब हो रहे थे। फिर यह कोरोना आ गया। अब यह तो उन दोनों के बस से बाहर था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वे अब तुम्हारे रौद्र रूप का सामना नहीं करना चाहते हैं। दिनेश जानते थे कि सुधा के आगे किसी का तर्क नहीं चलेगा, पर आज उन्होंने भी सुधा से तर्क करने की ठान ली थी। दोनों में जैसे जिरह शुरू हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं गलत हूँ, गुस्सैल हूँ और मेरी वजह से यह सब हुआ है? और वे दोनों मेरे स्वभाव की वजह से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं? अचानक से लगे आरोप को सुधा सहन नहीं कर पाई और बौखला गई। सुधा के इस रूप को देखकर नंदिनी सहम सी गई थी। उसकी आंखें छलछलाने लगीं। उसको लगा शायद अब वह सुधा जी की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। दिनेश जी ने फिर से सुधा को समझाने का प्रयास किया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा यह कहने का मतलब नहीं था। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? पहले तो जय ने लव मैरिज की,
मैंने नंदिनी को गैर जातीय होते हुए भी अपना लिया। फिर दोनों ने अपने कैरियर को तवज्जो दी। उसे भी मैंने स्वीकार कर लिया। अपनी कोई इच्छा उन पर नहीं थोपी। पर अब तो मुझे एक खुशी का मौका दे दें, सुधा ने ऊंची आवाज में दिनेश से कहा। तुमने उन्हें अपना लिया? दिनेश के चेहरे पर प्रश्न था, जो सुधा को देखकर उन्होंने पूछा था। सुधा, जब से नंदिनी इस घर में आई है, तुमने उससे ठीक से बात भी नहीं की। हमेशा उसको एहसास करवाया कि वह गैर जातीय है, और सबसे ज़रूरी कि वह तुम्हारी पसंद की नहीं है। उस बेचारी पर कितना प्रेशर रहता होगा, यह मैं समझ सकता हूँ, दिनेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सुधा दिनेश के इस रूप को देखकर सहम सी गई थी। आज तक दिनेश ने कभी इस तरह झल्लाकर उससे बात नहीं की थी। जय ने भी अपने पिता का ऐसा रूप पहली बार देखा था। घर में गर्माहट का माहौल हो गया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही हूँ, जिससे दोनों के ऊपर प्रेशर बना रहे, और इस वजह से उन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस तुम्हें यह उस एहसास को याद दिलाना चाहता हूँ जो तुम शायद भूल गई हो, कि जय के होने से पहले तुम्हारे साथ भी यही सब हुआ था। हमारी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि तुम अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए जल्दी बच्चा ना करने का फैसला लेना चाहती थी, और उसके बाद 2 साल तक हमारे चाहने पर भी तुम कंसीव नहीं कर पाई थी। माँ का कितना प्रेशर था तुम पर, कुछ याद आया तुम्हें? दिनेश ने सुधा को लगभग झिंझोड़ते हुए कहा। वह तो शुक्र था कि तुम जल्दी ही कंसीव कर गई, वरना न जाने तुम्हें भी नंदिनी के जैसे तनावयुक्त माहौल का शिकार होना पड़ता। बेचारी नंदिनी तो गैर जातीय होने का भी दुख झेल रही है। जय के पिता अपनी बात कहते कहते रुआंसे हो उठे थे। अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई अपने बेटे और बहू के आगे खुलते देख सुधा सहम सी गई थी। जय समझ चुका था कि दोनों कहीं मुख्य मुद्दे से भटक न जाएं। उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया। बेटे का सहारा पाकर सुधा कुछ नरम पड़ गई थी। सुधा ने लगभग रोते हुए अपने बेटे से कहा, जय, देखो तुम्हारे पापा मुझसे क्या कह रहे हैं। मैं अपने दिनों को भूल गई हूँ, और मैं जानबूझकर नंदिनी पर प्रेशर बना रही हूँ, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। अरे, जो भय मैंने उस समय महसूस किया था, बस मैं यही चाहती हूँ कि वह अब फिर से हमारे सामने ना आए। क्या ऐसा सोचना गलत है? तभी दिनेश जी ने सुधा को उनके अतीत की कुछ और बातें याद दिलाईं। बोले, याद है तुम्हें, जब तुम 6-7 महीने तक कंसीव नहीं कर पाई थी, तो तुम माँ का फ़ोन भी नहीं लेती थी, क्योंकि उनकी एक ही बात तुम्हारे भीतर तक दुख पहुँचा जाती थी। उस समय तुम पर कितना दबाव था, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वही दबाव आज जय और नंदिनी महसूस कर रहे हैं। सुधा की आंखें फर्श पर जाकर टिक गई थीं, जैसे उसके सामने अतीत के पन्ने किसी ने खोलकर रख दिए थे। वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उसके भीतर जैसे सब कुछ थम गया था। सुधा, क्या तुमने यह प्रेशर डालने से पहले जय और नंदिनी से बात की है कि क्या कारण है कि उनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है? कहीं हमारे बच्चों को हमारी सहायता की ज़रूरत तो नहीं है? इस बार दिनेश जी ने अपनी आवाज़ को नर्म रखते हुए कहा। सुधा मौन हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं था। नंदिनी को अपनाने में जो कश्मकश शादी के समय हुई थी, वही कश्मकश उसे आज भी हो रही थी। जय सुधा के चेहरे के बदलते भावों को देखते ही समझ गया कि पापा की कही गई बात सीधा निशाने पर जाकर लगी है। अब वह किसी भी तरह से यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। माँ, माना कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, पर नंदिनी के मन में आपके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से वह बेचारी शारीरिक और मानसिक तनाव झेल रही है। हम दोनों ही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द आपकी इच्छा को पूरा कर सके, पर शायद, जय ने माँ की ओर देखकर कहा। उसकी आवाज़ में एक पीड़ा थी, जिसे शायद सुधा जी ने महसूस कर लिया था। दिनेश धीरे से सुधा के समीप आ गए और उन्होंने सुधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हो सकता है इलाज में मिल रही नाकामयाबी और तुम्हारे प्रश्नों की बौछार से दोनों बच्चे बचना चाहते हों। सुधा मासूम बच्चे की तरह
दिनेश और जय के चेहरे की तरफ देखने लगी थी। आपका सोचना भी गलत नहीं है, पर अगर इस मुश्किल घड़ी में हम बच्चों को आप लोग रास्ता नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा माँ। दादी तो अनपढ़ थी, पर आप तो पढ़ी लिखी हो, और वैसे भी आजकल तो आईवीएफ और सरोगेसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप लोगों के समय ये सब कहाँ था। जय ने गंभीर स्वर में माँ सुधा की ओर देखते हुए कहा। तो मैंने कब मना किया है आईवीएफ करवाने से। सुधा ने जय की ओर देखते हुए लगभग रूंधे गले से कहा। इस बार दिनेश जी ने कहा, तुम अब भी गलत समझ रही हो। तुम जो कहती हो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। बस समझने की ज़रूरत है कि उन दोनों के साथ कैसी परेशानी आ रही है। हो सकता है कि आईवीएफ करवाने के लिए उनके पास इतना बजट ही ना हो। अरे अगर ऐसी समस्या है तो जय को मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। सुधा ने जय और दिनेश की ओर देखते हुए कहा, जैसे वह अपनी सफाई रखना चाहती थी। सुधा, बच्चों का ऐसा व्यवहार कोई नया नहीं है। जब उन्हें लगता है कि वे हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वे आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। सुधा चुपचाप दिनेश का मुंह देखने लगी थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दिनेश को अपनी सफाई में अब क्या जवाब दें। तभी जय की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकरा गई। माँ, कोरोना की वजह से नंदिनी का इलाज भी रुक गया। हर महीने के तनाव में घिरी नंदिनी के जीवन का बस अब एक ही मकसद रह गया है कि वह जल्दी से तुम्हारी इच्छा पूरी कर सके। मैं उसको रोज़ घुटते और टूटते हुए देखता हूँ। बच्चे के लिए माँ ही सबसे बड़ा सहारा होती है, और मेरे लिए आप हैं। पर आपकी नाराज़गी के कारण मैं अपनी कोई भी बात आपसे कह भी नहीं पाया। अब मुझे भी एक घुटन सी महसूस होने लगी है। जय सुधा से थोड़ी दूर जा बैठा था। वह नहीं चाहता था कि माँ उसके छल के आए आंसू देखे। उसके अधूरे वाक्य में सुधा को अपने बेटे का दिया हुआ संदेश साफ सुनाई दे रहा था। उसकी आंखें छलछला आईं। वह कुर्सी पर बैठकर ही रोने लगी। शायद बेटे की पीड़ा उसने महसूस कर ली थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिनेश ने सुधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सुधा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी चिंता है, पर अपने बच्चों की परेशानी हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। जिस तरह से समय निकल रहा है और दोनों बच्चों की उम्र बढ़ रही है, उससे हो सकता है कि नंदिनी को भी कंसीव करने में परेशानियों का सामना करना पड़े। पर एक तरीका है जिससे इस महामारी के समय भी जय के घर किलकारियाँ गूंज सकती हैं और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो सकती है। सुधा ने प्रश्न भरी नज़रों से दिनेश की ओर देखा। जब जय से बात हुई थी तब मैंने उससे इस बात का जिक्र किया था। सॉरी कि तुम्हें नहीं बताया। उसने और नंदिनी ने इसका फैसला भी तुम पर ही छोड़ दिया है। जब तुम दोनों ने आपस में बात कर ली है तो फिर मुझे क्या फ़ैसला लेना है। मैं भला क्यों उनकी खुशियों में आड़े आऊँगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि मुझे दादी कहने वाला जल्दी से आ जाए। सुधा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसकी कही बात में नाराज़गी भी झलक रही थी। मैं जानता हूँ तुम जय का भला चाहती हो, पर नंदिनी का क्या। फिर तुम अजीब बातें करने लगे हो। जय और नंदिनी एक ही तो हैं। दिनेश की बातें सुनकर सुधा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, चलो तुमने माना तो कि जय और नंदिनी एक ही हैं। सुधा, मेरा तुमसे एक सवाल है कि क्या तुमने नंदिनी को दिल से स्वीकार कर लिया है। सुधा दिनेश की ओर देखने लगी, जैसे वह इस पहेली को सुलझाना चाहती थी। उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। जब कह रही हूँ कि जय और नंदिनी एक ही हैं तब। और वैसे भी आज आपने अतीत की बातों को याद दिलाकर मुझे एहसास करवा दिया कि नंदिनी भी कहीं ना कहीं मेरी ही तरह हर बात से छिपना चाहती है। उसे उस छाँव की तलाश है जो इस धूप से उसे बचा सकती है। पर्दे के पीछे छिपी नंदिनी की हिचकियां ड्राइंग रूम में बैठे तीनों सदस्यों ने सुन ली थी। जय तुरंत उठकर नंदिनी की ओर चल पड़ा और उसका हाथ पकड़कर सबके सामने ले आया। नंदिनी की आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। माँ, अगर आप चाहो तो इस धूप को हमेशा के लिए ठंडी छाँव में बदल सकती हो। जय ने माँ सुधा को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा।
अब पहेलियां बुझाना बंद भी करो। जल्दी बताओ, मैं तुम दोनों के लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ। देखा, अब की ना तुमने पढ़ी लिखी समझदार सास वाली बात, कहकर दिनेश लगभग हंसने लगे। बस बस, अब जल्दी बताओ, ज़्यादा बेर के पेड़ पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सुधा अपनी जिज्ञासा को छिपाने में असमर्थ हो रही थी, इसीलिए उसकी आतुरता उसकी आवाज़ से ही झलकने लगी थी। पापा के दोस्तों का एक व्हाट्सएप समूह है। उसमें किसी ने मैसेज भेजा था कि इस कोरोना काल में एक 6 महीने की बच्ची अनाथ हो गई है। उसके माता पिता कोरोना की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिश्तेदारों ने भी लेने से मना कर दिया है। इसीलिए अगर कोई उस बच्ची को लेने का इच्छुक हो तो वह दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकता है। जय एक सांस में ही सारी बात कह गया था। शायद उसे डर था कि कहीं माँ फिर से नाराज़ ना हो जाए। सुधा चुपचाप जय की बातें सुन रही थी। वह उठकर खड़ी हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि सुधा ने बड़ी मुश्किल से अभी अभी नंदिनी को स्वीकार किया था। अब किसी बाहरी बच्चे को स्वीकार करना सुधा के लिए आसान निर्णय नहीं होगा। जय सुधा के उत्तर की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि सुधा अपने मोबाइल लेकर अपने पति दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। जल्दी से वह नंबर बताओ जो तुम्हारे ग्रुप में आया है। दिनेश को जैसे किसी ने नींद से जगा दिया था। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर सुधा को फ़ोन नंबर दिया। सुधा नंबर लेकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले ही पल सुधा ने उस नंबर पर बात की। बात खत्म होते ही वह वापस ड्राइंग रूम में आई और उसने जय और नंदिनी को तैयार होने को कहा। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब आश्चर्य से सुधा को देख रहे थे। अब ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लगा जय और नंदिनी की खुशियों को जल्दी से ले आते हैं, कहीं कोई और न ले जाए। मैंने अभी जिस नंबर पर बात की है वह आश्रम की संचालिका का नंबर है। उसी ने बताया कि वहाँ कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चे हैं और वह 6 महीने की बच्ची अभी भी आश्रम में ही है। उन्होंने कहा है कि हमें वहाँ आकर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, तभी हम बच्ची को ले जा सकते हैं। जय सुधा का धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन सुधा ने उसको गले लगाते हुए कहा, आज मेरे परिवार ने मेरी आंखें खोल दी। पढ़े लिखे होने का मतलब केवल जॉब करना ही नहीं होता, परिवार में खुशियाँ बिखेरना भी होता है। और अगर ये खुशियाँ बाहर से आती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। जय और नंदिनी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी ही आश्रम के लिए निकलना है। वैसे भी सरकार ने शाम के 8 बजे तक ही बाहर निकलने की आज़ादी दी है, इसीलिए सभी जल्दी करो। लेकिन माँ, तुमने मुझे तो एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया था, पर नंदिनी को कुछ भी नहीं दिया था, तो मैं समझूं कि आप अभी भी नंदिनी से नाराज़ हो। जय ने अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ते हुए कहा। सुधा कुछ कहती उससे पहले ही नंदिनी ने अपनी सास की ओर देखते हुए कहा, नहीं जय, माँ ने तो मुझे तुम्हारे गिफ्ट से भी ज़्यादा अनमोल गिफ्ट दिया है, जिसके लिए मैं माँ की हमेशा ऋणी रहूँगी। और सुधा ने नंदिनी को गले से लगा लिया। सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए थे। नंदिनी ने सुधा के गले लगे ही जय को देखकर कहा, तुम्हारे संकट मोचन ने फिर से बचा लिया। जय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दिनेश जी जय के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे थे। आज परिवार में खुशहाली छा गई थी और एनिवर्सरी गिफ्ट को लाने के लिए सब तैयार होकर आश्रम की ओर चल पड़े। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।